इसमें बताइए कौन सा सही होगा। कह रहा है कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसमें कौन सा सही होगा। कैसे डिसाइड करेंगे इसको पहले। हाँ, पोलराइजेबिलिटी आप देखें फजांस रूल से। अच्छा अच्छा, आपने फजांस रूल पढ़ा है ना। फजांस रूल किसको, कोवैलेंट कैरेक्टर को दिखाता है। ये होता है ना। फजांस रूल यही कहता है, ठीक है, कि साइज ऑन कैटायन या एनायन, साइज जो होना चाहिए कैटायन और एनायन पे क्या होना चाहिए, ये उसके प्रिपोर्शनल है। किसके, अगर साइज जो हमारा एनायन या कैटायन है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें जैसे ये है ना NaCl, इस पे साइज जितना ज्यादा रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। साइज ऑफ एनायन, अगर जो हमारा एनायन है, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे Cl है माइनस है, कहीं पे SO4 2 माइनस आ जाता है, तो जैसे जैसे हमारा एनायन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा बढ़ता जाएगा। साइज ऑफ कैटायन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैटायन अगर जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा उतना बड़ा होगा। ठीक, ये चीजें हैं। अब जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो हमारा होता है वो एकदम किसके जिसके जो है अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के एकदम अपोजिट होता है, होगा, होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि साइज ऑन, अगर जो यहाँ पे दिया है ना लो चार्ज ऑन आयन या हाई चार्ज ऑन आयन, अगर यहाँ पे जो साइज है, साइज अगर ये इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहां से हम देखें आयनिक बॉन्ड के लिए, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि जो एनायन की साइज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो होगा, यानी कि हाई वाला तो हमारा कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक चीज ठीक है, पहले हम आपको बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, या को और ये इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या चीज है ये बताएं, तब फिर इस पे आए। अच्छा, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा दें। इसमें देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही है, ये अभी देखिए अभी प्रूफ करते हैं आगे। आयनिक बॉन्ड या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं ये भी बता रहे हैं। अभी कल हमने बताया था कि आणविक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक मेटल होना चाहिए, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा तीसरा क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए, यानी कि मेटल प्लस नॉन मेटल, ये होना चाहिए। अब अगर कोई मेटल है और वो गैसियस फॉर्म में है तो वो क्या करना चाहेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसे मान लिया अगर हम ले लें सोडियम, मैंने ले लिया सोडियम लिया, इसके ऑक्टेट में क्या होगा, 2 8 और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा और M+ बना लेगा, ये बना लेगा। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ये क्या है, गैसियस मेटल है, ये भी गैसियस फॉर्म में रहेगा। इसका ऑक्टेट अगर हम यहाँ पे मेटल ना लेके हम सोडियम ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे इसका ऑक्टेट 2 8 1 है, यहाँ पे देखिए 2 8 8 हो गया, 2 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रहा है ये क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है कि नहीं। आपने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन, जब किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है वो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। यहाँ पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल मान लीजिए हमने ले लिया Cl, क्लोरीन मैंने लिया, इसके ऑक्टेट में 2 8 और 7 है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या गेन करना चाहेगा। तो अगर ये जो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाएगा, Cl-, और ये किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में ये भी होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगा तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब ये मेटल, अच्छा ये चीज यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ये क्यों एक दूसरे से कंबाइन होना चाहते हैं, आखिर रीजन क्या है भाई। जो स्टेबल ये हो गया ना, ये तो स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये बॉन्ड क्यों बनाता है, ये होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है ना। तो जब ये गैस फॉर्म में होते हैं तो गैस फॉर्म में क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी लो होती है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये अपने आप को कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। अब यहाँ पे वही चीज होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये क्या करेंगे, कंबाइंड होंगे और हमारा क्या बनाएगा, NaCl। ये स्टेबल, ये हमारा गैस फॉर्म में है, तो ये किस में बनेगा, सॉलिड में। जब सॉलिड में ये बनते हैं स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और जब स्टेबल हो जाएंगे, कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इसको कौन सी एनर्जी, हम क्या बोलते हैं इसको, कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी इसको बोलते हैं। जब एक गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं तो जो हमारा एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। या हम कहें एक मोल जब 1 मोल हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये किससे, गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन से, वो हमारा क्या कहलाता है, लैटिस एनर्जी कहलाती है।
लैटिस एनर्जी ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? हाँ अच्छा ठीक है। देखिए आयनिक बांड का फॉर्मेशन होता कैसे है। आयनिक बांड जैसे ये हमारा NaCl है ना, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम Na+ और Cl- को मिलाते हैं। ये देखिए क्या है, ये हमारा गैस फॉर्म में होता है ये, और ये जो हमारा NaCl है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, हम कहें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, तब जाके स्टेबल कंपाउंड हमारे बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जब ये सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इस यहाँ पे क्या होता है, इसमें देखिए जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें हम कोई बॉन्ड नहीं दिखाते हैं। कोई बॉन्ड आप कभी बनाए हैं, जैसे NaCl है, आप तो ऐसे मान लीजिए बना देते हैं कि Na और ये Cl, कभी ऐसे ऐसे आपने बनाया है? इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से खींचे होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें कोई जो है बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने किया, हमने क्या किया, एक मेटल, इसके लिए क्या जरूरत है, एक हमको मेटल चाहिए, एक नॉन मेटल चाहिए, और मेटल और नॉन मेटल को हम मिक्स करते हैं तो हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हमने एक मेटल लिया सोडियम, जिसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 और 1 होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। क्योंकि ये गैस फॉर्म में है इसलिए सॉलिड फॉर्म से ये कम स्टेबल होता है। ठीक है, इसका ऑक्टेट देखें, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है। ऐसे ही मैंने क्लोरीन को क्या किया, क्लोरीन को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन से इसके वाहकम कोष में एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो Cl- बनाया। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या किया हुआ, ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी अब स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी अब स्टेबल हो गया। लेकिन अब जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो आयनिक बॉन्ड में ये क्या करते हैं, ये फोर्स ऑफ, ये जब बनाएंगे ना, ये Na+ और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये दोनों को बहुत गैसियस फॉर्म में क्या होगा, Na+ है और ये Cl- दूर दूर होंगे आयन। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो ये बहुत करीब आ जाते हैं, एकदम बहुत करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे आपका आयनिक बॉन्ड बन गया। अब ये किस फॉर्म में बनता है, ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। आप इसको लिख सकते हैं NaCl सॉलिड। ये अब मोर स्टेबल है किसकी तुलना में, इस गैस की फॉर्म में ये मोर स्टेबल है, इसलिए ये क्या करता है, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। ठीक, यहाँ तक तो हो गया कि आयनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। अब एक बात आती है इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट या गेन होता है वो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन कोई दे या कोई इलेक्ट्रॉन ले, हमेशा हम उसको किसमें शो करते हैं, पॉजिटिव में।
अब यहाँ पे देखिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पे जो हमको एब्जॉर्ब हुआ, हमको क्या चाहिए, अगर ये मेटल है, ठीक है, हम क्या चाहेंगे कि एक मिनिमम एनर्जी दे के उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दें। तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में मिनिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने मैक्सिमम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप गुरु जी की उसमें जब देखेंगे, कॉपी में पढ़ेंगे, पूरा ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या होना चाहिए, जैसे जो डिफरेंस आता है ना डेल्टा एक्स, डिफरेंस होना चाहिए लगभग 1.7। ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी होता क्या है, हम कहें कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ionic bond formation, the lost or gain of electron is called इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑलवेज हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव। ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे अगर हम बात करें, हम एल्कली मेटल की बात करें, एल्कली मेटल में देखिए क्या होता है, 2 8 और एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिमूव करता है। तो हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1 है। हम दूसरे अगर सेकंड ग्रुप की, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड की बात करें, ठीक, तो इसमें 2 8 और 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम आ जाए ट्रांजिशन मेटल, सॉरी उसमें पी ब्लॉक में 13 में, 13 ग्रुप नंबर 13 में, तो इसमें क्या होगा, अगर हम पहला लें, जैसे इसमें क्या क्या आएगा, 2 8 और कितना आएगा, 3 होगा ना, 3 होगा। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा। लेकिन जब हम 14 की बात करते हैं तो इसमें 2 8 और 4 होता है, ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन ना त्यागता है, ना ये गेन करता है, ना ही लॉस्ट करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम नहीं शो करते हैं, ठीक है। फिर जब हम 15 की बात करते हैं तो 2 8 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए हम इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को कहते हैं कितनी है, 3 है। जब 16 की बात करते हैं तो 2 8 6 होता है, 6 तो त्यागेगा नहीं, 2 ये ले लेता है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। ऐसे जब 17 की बात करेंगे, 2 8 और 7, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम कहते हैं कि ये 1 है। जब हम ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं, उसकी वैलेंसी हमेशा वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम कहें आयरन, आयरन की वैलेंसी +2 और +3 होती है, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी को नहीं शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब आते हैं आपके उस पे, फजांस रूल पे।
फजांस रूल ने क्या कहा था? अब इसमें बताइए किसका पोलराइजिंग पावर होता है और किसका पोलराइजेशन होता है? किसका? एनायन का। हाँ, एनायन, ये पोलराइजेशन होगा किसका? एनायन का। और कैटायन का हमेशा क्या होता है? ये पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक, अगर हम कहें कि जैसे ये हमारा कैटायन है, ये इससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, यहाँ पे आपके कैटायन भरे हुए हैं, तो इसमें ये बताइए कि ये अगर यहाँ पे कोई एनायन है तो कौन इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा इसको पोलराइज करेगा? इस एनायन को कौन सबसे ज्यादा पोलराइज करेगा? सबसे छोटा वाला जो है ये क्या करेगा? इसको पोलराइज करता है। कैसे पोलराइज करता है? जैसे ये है ना, तो ये स्फेरिकल है, तो ये क्या करता है? ये हल्का सा इसको अपनी तरफ झुका लेता है, ये पोलराइज कर देता है। ठीक है, इसको क्या करता है? इसको अपनी तरफ, इसको होना चाहिए था कैसा? स्फेरिकल, ऐसे गोला होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एनायन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और इधर कम होगा। ये क्या हुआ? ये एनायन इधर पोलराइज हो गया, इसको हम बोलते हैं इसका पोलराइजेशन हुआ है। किसका? एनायन का। और ये जितना छोटा कैटायन है वो क्या करता है? उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसको हम कहते हैं कैटायन का पोलराइजिंग पावर। ठीक, फजांस रूल बस इसी पे बेस है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन किसका होता है और पोलराइजिंग पावर क्या चीज है? ठीक है, जितना छोटा कैटायन होगा वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी, और जब डेंसिटी बढ़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तेजी के साथ खींचता है, इसलिए ये एनायन को पोलराइज कर देता है। कैसा होता है ये स्फेरिकल होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किया? ये थोड़ा सा अपनी तरफ झुका लिया, ये पोलराइज कर लिया, तो इसलिए हम कहते हैं कि पोलराइजेशन किसका होता है? एनायन का। अब इसी के बेस पे उन्होंने क्या रूल दिया? कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में उन्होंने दर्शाया। फजांस रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर हम देखते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर, इसमें उन्होंने बताया, इसको मिटा दें क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर में उन्होंने बताया कि ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन के। ठीक, इसके होगा। या इन्होंने बताया कि ये किसके होगा? साइज ऑफ एनायन के। ठीक, या ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइज ऑफ, सॉरी, 1 साइज ऑफ कैटायन के। अब यहां से आप देखिए, जो मैंने अभी जस्ट बताया उसमें उन्होंने क्या कहा था कि साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग उसका पावर होगा, उतने ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। हमने बताया कि साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन जितना जो है इंक्रीज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज ऑफ एनायन, एनायन की जो साइज है जितना इंक्रीज करेगा, जैसे जो इस पे चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा उसका साइज का एनायन होगा उतने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये चीजें हैं, उन्होंने ये चीजें बताई। अब यहां से हम अगर जब निष्कर्ष निकालते हैं, किसकी बात करें? आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर का अपोजिट होता है। आर अपोजिट टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर।
ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर के अपोजिट होगा। ठीक है, आयनिक जैसे हमने वहां पे लिखा ना, फेवरेबल कंडीशन ऑफ कोवेलेंसी या कोवेलेंट, वही बात हुआ। तो इसके लिए कोवेलेंट कैरेक्टर हमने देखा ये चीजें होनी चाहिए। हमने देखा कि साइज ऑफ कैटायन या एनायन क्या होना चाहिए, इंक्रीज जब करेगा ज्यादा होगा तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसी का विपरीत जब इसका जो है लो होगा, लो चार्ज आना है एनायन, यहाँ पे हमने दिखाया कि जो आपका ऑप्शन दिया है लो चार्ज आन आयन, ये यहाँ पे कैटायन और एनायन का मतलब आयन बनेगा। तो भाई आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ये देखिए Na+ और Cl- ये आयन हो गया। वही बात है कैटायन और एनायन। ठीक, तो यहाँ पे जब आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे उसके अपोजिट क्या होगा, लो चार्ज आयन। यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर जब साइज ऑफ कैटायन एनायन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन जब आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, लो हो जाएगा, उसका अपोजिट होगा। और क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए साइज ऑफ कैटायन क्या है, सबसे छोटा है, वहां पे आयनिक बॉन्ड में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कैटायन आर लार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए साइज ऑफ एनायन क्या है, उसके जितना बड़ा साइज ऑफ एनायन होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ अगर इसका अपोजिट करेंगे तो साइज ऑफ एनायन क्या होगा, लो होगा, लो साइज ऑफ एनायन। ठीक, तो जो आपका ऑप्शन है देखिए पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। वो गलत है, तीसरा हो ही नहीं सकता। वो फजांस रूल पे भी नहीं आएगा। अगर फजांस रूल पे भी देखें तो कह रहा है कि जो साइज ऑफ एनायन है वो हाई होगा। चलिए ठीक है, हाई कर दिया मैंने, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा हो गया। कैटायन की साइज क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक, तो तीसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया है, लार्ज कैटायन, तो कैटायन तो सबसे छोटा होना चाहिए, तो वहां से वो भी कैंसिल हो गया। तो वही तो लिखा हूँ, साइज ऑफ कैटायन आर लार्ज। अच्छा किसमें है ये, लार्ज कैटायन है स्मॉल एनायन, पहला वाला ऑप्शन देखिए ना, पहला वाला ऑप्शन देखिए सही है कि नहीं। अच्छा तीसरे में क्या है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हाई चार्ज ऑन एनायन, तीसरे में उन्होंने ये बोला है ना। तो हमको जब इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनायन का चार्ज है वो लो करेंगे ना, लो चार्ज ऑन एनायन। किसमें, हाँ कैटायन और एनायन में देखिए जो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी दिया है ना, इसमें देखिए इसकी वैलेंसी क्या है, सेम और सेम है, तब तो स्टेबल कंपाउंड बन रहा है हमारा। कंडीशन ऑफ फेवरेबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी हम आयनिक बॉन्ड का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर अगर हम चार्ज को क्या करें, बढ़ा देंगे तो फिर कैसे बॉन्ड बनेगा। हाँ क्या है, कौन सा सही है, तीसरा, तीसरा तो सही होगा नहीं। तीसरा भाई आप यहाँ पे देखिए ना, इस फजांस रूल से आप देखिए, आप फजांस रूल की बात करिए ना, हम अभी यहाँ के आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। आप फजांस रूल से आप निकालिए, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एनायन की जो साइज है वो हाई है, चलिए मान लिया, तो आपका ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन सही फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहे हैं तीसरे में कि स्मॉल एनायन कैसे होगा, एनायन तो बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसके प्रिपोर्शन जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो गलत हो गया यहीं पे। या यहीं पे देख लीजिए 1/, साइज ऑफ कैटायन, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि लार्ज कैटायन। ठीक है, तो लार्ज कैटायन कहाँ होगा, लार्ज कैटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अरे तो आयनिक कैरेक्टर की बात किया तो पहले आप फजांस रूल की बात कर लीजिए,
फजांस रूल आपने देख लिया। हमने कहा कि आयनिक बांड क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का अपोजिट है। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो साइज ऑफ एनायन है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, लो होगा। ठीक, यहाँ पे साइज ऑफ एनायन क्या है, बड़ा है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जब साइज ऑफ एनायन हम लो करेंगे, ठीक है, लो करेंगे तब आयनिक बांड का फॉर्मेशन होगा। जब हम ये केटायन, यहाँ पे केटायन हमारा क्या है, छोटा है, जब केटायन को हम बड़ा करेंगे तब हमारा कोवेलेंट बांड बनेगा, सॉरी आयनिक बांड बनेगा। हाँ, ये पूरा टोटल यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, वही तो अपोजिट चीज तो वही हुआ, तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे थे भाई? आपका हमने यहाँ पे लिखवा दिया कि आयनिक बांड और अपोजिट टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ये क्राइटेरिया है इसका अपोजिट कर दीजिए। तो अपोजिट कर देंगे तो देखिए जो ऑप्शन आपका आ रहा है वही आपका सही है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जो केटायन की साइज है वो हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा छोटा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा ज्यादा है। आयनिक बांड में हम क्या कर रहे हैं, इसकी साइज को बढ़ा रहे हैं, बड़ा करेंगे, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ केटायन के। तो जितना बड़ा साइज केटायन की साइज होगी उतना ज्यादा जो है आयनिक बांड फॉर्मेशन करेगा। अरे भाई आप देखिए, सुनिए एक मिनट, जब आप ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया ना, जो नॉन मेटल लिया है, नॉन मेटल उसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी कि हमारा जो ये देखिए, मान लीजिए कि जो साइज होगा इसका, साइज ऑफ एनायन की जो साइज होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर रही है। अब जब आयनिक बांड वाले में हम ये कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जब आयनिक बांड करेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो बस वही चीज है, उसका अपोजिट आपको देखना है। हाँ, हाँ इसका, हाँ नहीं, ये यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे हम लिख दिए साइज ऑफ एनायन। ठीक है, हाँ हाँ सही, आयन, साइज ऑफ आयन। ठीक, ये देखिए साइज ऑफ आयन। ठीक, वही चीज है केटायन और एनायन। अरे भाई ये देखिए वही चीज है, केटायन और एनायन से ही तो हमारा आयंस बनेगा, बात तो वही हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो पहला ऑप्शन सही है, कंफ्यूज मत होइए। पैंतीस नंबर देखिए, 35 नंबर अभी इसने बता ही दिया। नहीं तो सर जो है अभी आज पढ़ाएंगे नहीं, हाँ सर नहीं पढ़ाएंगे, मैं भी नहीं पढ़ाएंगे, आए हैं लेकिन शायद पढ़ाए ना, क्योंकि हमसे बताया गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन आर हेल्ड टुगेदर बाई, किसके द्वारा? इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये अभी आपको मैंने बताया कि जो हमारे जो आयनिक बांड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक,
ये क्या होगा? ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है कि ये फ्यूजन है? इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या हो रहा है कि दो नाभिक एक दूसरे से जुड़कर एक नाभिक का, ठीक, यहाँ पे एक बड़ा जो है, दो छोटे छोटे नाभिक क्या कर रहे हैं, कम मिलके एक बड़े नाभिक का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आपका हो जाएगा, न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन। इसमें तो बताने की जरूरत कुछ है नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना। तो ये दो नाभिक क्या है, देखिए 1H1 ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, और इसी का एक और यही ले लिया मैंने, ये बन रहा है क्या, 2He3, और क्या बन रहा है, 0, कहाँ गया, 0N1। ये कह रहा है कि जब दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का आविष्कार करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे नाभिकीय संलयन कहलाते हैं, ठीक है। ये 1H2 होना चाहिए ना। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ सॉरी 1H2 है, ठीक है। अब यहाँ से 2 और 1 3 और 1 1 2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर, दूसरा आइसोटोप्स, तीसरा आइसोटोन्स, और चौथा बोल रहे हैं कि आइसोबार। इसमें क्या होगा, क्या इसमें आइसोमर, क्या होगा, होना तो चाहिए आइसोमर ही, ठीक है। हाँ, लेकिन आइसोटोप्स में अगर आइसोटोप्स लें, लेकिन इसमें तो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आइसोमर ही आपका सही होगा। आइसोटोप्स जैसे 1H1 और 1H2 हो गया, या 1H3 हो गया, ये आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये तो सेम है, लेकिन मास नंबर आपका डिफरेंस है। आइसोबार, आइसोबार देखिए, ये 20 कैल्शियम 40 और 18 आर्गन 40, यहाँ पे तो मास नंबर जो है क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में आपका जो है नंबर, न्यूट्रॉन जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वहां भी डिफरेंस होगा। तो ये आपके आइसोमर आपका सही होगा। रेडियो एक्टिव डिके इज रिएक्शन ऑफ,
ये कौन सा रिएक्शन होगा? हाँ, रेडियो एक्टिव डिके ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, इसमें आपका ये आपका पढ़े होंगे log n अपान n नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ठीक, ये आप पढ़े हैं, या आप जो है उसमें जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं वहां पे आपने पढ़ा होगा log a अपान a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये आपका कौन सा ऑर्डर, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, हाँ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, आपका सेम इक्वेशन मिल रहा है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। स्वतः होता है, रेडियो जो एक्टिव होते हैं ये स्वतः ही क्या होते हैं, डिके होते रहते हैं। जो इनका ऑर्डर देखा जाएगा तो ऑर्डर इनका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहलाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही है, फर्स्ट ऑर्डर। थर्टी 39 देखिए, कंप्लीट द रिएक्शन बोल रहा है। सेवन नाइट्रोजन 14 प्लस 0 N1 गिव्स, यहाँ पे डैश डैश है, प्लस 1 H1। इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, हमने बताया था कि आप क्या करिए, बस आप देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें 14 है, यहाँ पे 14 और 1 15। ठीक, यहाँ पे पहले तो एक आ गया है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा पहले 14 होगा। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए क्या, 6 आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए किसका होगा, ये कार्बन 6, इसमें जो दिया है 6 कार्बन 14। रिएक्शन रखने की जरूरत नहीं है, जब भी ये ऐसे रिएक्शन आए तो आपको बस क्या करना है, बैलेंस कर लेना है देख के, इसको आप देखकर बैलेंस कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही है, 6C1214, ये कार्बन का आइसोटोप्स है। 40 नंबर कह रहे हैं कि इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, जब एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और यहाँ पे एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एक्स B-4, ये होता है। ठीक है, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल से। अब इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कहना है कि डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट इन चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है, इंक्रीज ऑफ 2 यूनिट इन द चार्ज ऑफ द एटम, डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट इन द मास ऑफ द एटम, इंक्रीज ऑफ 4 यूनिट, इंक्रीज ऑफ 4 यूनिट इन द मास ऑफ एटम। इसमें देखिए किसमें डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है दो का, तो पहला वाले ऑप्शन में देखिए डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट ऑफ द चार्ज ऑफ द एटम, इसमें पहला ऑप्शन सही है आपका, डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट इन द चार्ज ऑफ द एटम। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन पहला सही है।
रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी बैक्वेल। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने किया था? मैडम क्यूरी। 41 नंबर में आपका ऑप्शन पहला सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोहर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। बोहर्स मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या माना गया है? स्पेक्ट्रम ऑफ एटम आर आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये सही है। इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, ये तो सभी को रटा हुआ है। सीधे अब आते हैं 43 नंबर पे। तिरालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि 4 एल्कली मेटल, 4 एल्कली मेटल A, B, C and D are having respectively standard electrode potential are -3.05, यहाँ पे दिया है -1. -1.66 -0.40 और अगला दिया है 0.08 वोल्ट। ये दिया हुआ है। इसमें इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द मोस्ट रिड्यूसिंग, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो एसआरपी वैल्यू होता है, ठीक, जितना ज्यादा एसआरपी वैल्यू होगा उतना वो ऑक्सीडाइजिंग, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जितना कम एसआरपी होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हम कहें कि मोर एसआरपी मोर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और हम कहें कि लेस एसआरपी, ये हो जाएगा क्या? लेस रिड्यूसिंग। ठीक है, ये चीज होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका किसका वैल्यू है? ये वैल्यू क्या है? सबसे कम एसआरपी है। तो लेस एसआरपी में क्या होगा? वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसकी होगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ये ए आपका होगा, ए होगा। उसके बाद फिर आपका, फिर बी होगा, फिर सी होगा, और सबसे कम आपका डी होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग की बात कहा है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग की बात कहता है तो इसी का उल्टा हो जाता है। तो वो आपका पहला सही है ना। तो आयनिक बांड या इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कहा है ना। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हम किसका देखते हैं? आयनिक बांड का ही इलेक्ट्रोवैलेंसी हम देखते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने बताया है वही सेम क्वेश्चन ये है। इसमें देखिए आपने आंसर भी लगाया पहला, ठीक है, तो आपका आंसर वही सही, पहला ही आंसर सही है इसमें। ये समझ में आ गया ना।
चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपॉजिटेड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है मरकरी, दूसरा दिया है आयरन, तीसरा दिया है गोल्ड और चौथा इन्होंने दिया है प्लेटिनम। इसमें क्या होगा, आयरन होगा, क्योंकि देखिए जब हम जो है इलेक्ट्रो पोटेंशियल सीरीज देखते हैं, जब उसमें देखेंगे तो आयरन के नीचे ये तीनों जो है, ये तीनों कहाँ है, एक कापर, जो हमारा कापर है, कापर के नीचे ये तीनों है, और ये वैल्यू ऊपर कापर के ऊपर रहती है। जो आयरन है, आयरन का अगर हम देखेंगे Fe का जो वैल्यू आएगा रिडक्शन पोटेंशियल, वो माइनस में आता है, लगभग कितना आएगा 0.01 के आसपास, देखते हैं। हाँ कितना होगा, 0.4544 आयरन का, और कापर का 0.-0.337। अब इसमें देखिए कौन सी वैल्यू कम है, जो वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू क्या है, हाँ अरे ठीक है, ये प्लस में होगा, Fe2 प्लस होगा या प्लस नहीं होगा, ये वैल्यू इतना आ रहा है, मैं देख ले रहा हूँ। ये कापर की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, ठीक है, 0.337, और जो आयरन की वैल्यू है 0.44। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या करेगा, जब ये रिएक्शन होगा CuSO4 प्लस ये आयरन की होगा ना, Fe की, जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, या हम कहें यहाँ पे FeSO4, Fe2SO4 ना, FeSO4, ठीक, ये क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये बना लेगा FeSO4, और ये फिर ये तो वही रिएक्शन हो जा रहा है, ठीक है, प्लस ये Cu बन जाएगा, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। ये क्या करेगा, जो एक चीज ध्यान दीजिए, जो नीचे होता है, जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, और ये ऊपर है, इसके नेगेटिव में वैल्यू है, तो नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को भगा देता है। हम कहें कि जैसे ये जब रिएक्शन होगा तो ये देखिए क्या है, ये आयरन कहाँ पे है, ये ऊपर है, और ये Cu क्या है, नीचे है, तो ये आयरन जो नीचे होता है ये क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है, यही चीज होता है इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन आयरन सही हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ दे रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द one containing acidified ferrous chloride and other acidified ferric chloride are connected in series. The ratio of iron deposited at cathode in the two cells when electricity is passed through the cell will be. ये कह रहा है कि इनके पास
ये इसमें इन्होंने क्या किया है, ये फेरस क्लोराइड FeCl2 और एक में FeCl3 इन्होंने डाला है। इसको जो है ये सेल से कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बैलेंसी देखें, बैलेंसी इसकी क्या होगी, Fe2 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका, और यहाँ पे Fe3 प्लस। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर से ये होगा इसके विपरीत होगा, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फैराडे सेकंड लॉ हम यूज करेंगे। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, WA/WB = इक्विवेलेंट वेट EA/EB। ठीक, ये है। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी है, 2 है, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 3 है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे WA/WB = इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपान बैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपान बैलेंसी इनटू, ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं, वो तो कट जाएगा सब। और इसके बाद फिर इसका बैलेंसी ऑफ, हम कहें कि बैलेंसी ऑफ FeCl2 की, और यहाँ पे बैलेंसी ये उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंसी ऑफ FeCl3 अपान मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब यहाँ पे WA/WB = इसका बैलेंसी कितना है, अगर मॉलिक्यूलर वेट को हम मान लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 × 3/1। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। ठीक है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ पीएच, इन्होंने दिया है पीएच की वैल्यू 3 दिया है। द पोटेंशियल ऑफ द सेल वुड बी वैल्यू ऑफ 2.303 RT/F। चलिए इसको ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये बनाएगा 2H प्लस क्या बनता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इसके लिए अगर हम इस सेल का रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगा E0 - 0.0591/NF log कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H+² अपान पार्शियल प्रेशर हम देखते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है,
जब इलेक्ट्रोड की बात, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो ये एक इसका अगर पीएच टू को हम मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 होती है स्टैंडर्ड के लिए, ई नॉट हमारा 0 होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब यहां से आप देखिए तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो ई इक्वल टू माइनस 0.50 है, 591 अपान, यहाँ पे देखिए ये जो एन की वैल्यू है वो हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है ना, एन की वैल्यू 2 है, और एफ हमारा क्या करें, अच्छा एन ही रखा था ना, हाँ हाँ ठीक है, एन हमारा, एन को अभी ऐसे रहने 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। N2 यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये आ जाएगा कितना 2 लाख हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा। E इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 0.0591 माइनस हम इधर लेके चले जाएं इनटू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हमारा क्या होता है पीएच 0.0591 इंटू, ये हम लिख दें सीधे पीएच, पीएच की वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.0591 इंटू 3, ये वैल्यू आ जाएगा 0.177 वोल्ट, यही आएगा ना, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन इसमें सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द सब्सटेंस सोडियम मरकरी सल्फर प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग एक्वस सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम किसका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लेटिनम का, ग्रेफाइट का और कॉपर का, हम लगभग यही तीनों यूज करते हैं मैक्सिमम। यार 47 नंबर में मैक्सिमम जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड, जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो हम लेते हैं प्लेटिनम, कॉपर और मरकरी, ये यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए, नहीं सॉरी ग्रेफाइट है, मरकरी नहीं, प्लेटिनम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं और ग्रेफाइट यूज करते हैं। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो तीसरा नंबर देखिए, प्लेटिनम और ग्रेफाइट दिया हुआ है, ऑप्शन थर्ड सही है। चलिए बंद कर दीजिए।
अभी गुरु जी हैं, पढ़ा रहे हैं। हाँ, आज अमित भाई सुना दीजिए, आज आप सुना दीजिए। हाँ, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो दिया है ये क्यूब और हेक्सागोन जो दिया है, बांड आर्डर इसका कैसे निकालते हैं, कोई बताए? मुझे नहीं आ रहा ये। नहीं, जैसे क्वेश्चन तो आ रहा है, उसमें कौन सा कैन नॉट उसमें दिया है ना, 48 नंबर पूछ रहा है कि कैन नॉट एग्जिट इन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये क्वेश्चन अब लिख दिए, कैन नॉट, आइए आइए आप आइए, ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ऑन द अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लें। ठीक, अब यहाँ पे देखिए He2 प्लस He2 दिया है ना, इसमें जो है हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें इसमें तो 4 आएगा, 2 बॉन्डिंग और 2 नॉन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अगर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो 1/2 NB माइनस Na। अब यहाँ पे देखिए 1/2 और ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 0। 0 आता है तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, लेकिन अब इसमें एक और जो दिया है क्यूब और हेक्सागोन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये मुझे नहीं पता। और O2 दिया है, तो O2 में आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। लेकिन अब ये क्यूब और हेक्सागोन का कैसे निकालते हैं ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग बताइए, किसी को आता है? आप, अरे आप वैसे सुनाइए ऑनलाइन।